जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 के सभी प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, इस सेट के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की प्रश्न का हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया? तो हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर व्हीलर संबोधित किए हैं, इसे याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले लिखने की उचित प्रणाली किसने विकसित की, यानी किस सभ्यता ने विकसित की, तो इसका आंसर हो जाएंगे सुमेरियन की सभ्यता, इसे याद रखिएगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत राजधानी मतलब जुड़वा राजधानी कहकर किसने संबोधित किया? तो पिग्गट, यानी H फॉर हड़प्पा, M फॉर मोहनजोदड़ो, याद रखें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट, इसे याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट में सही उत्तर भी देना है। पहला है इंडियन पेंटिंग अंडर दी मुगल्स, तो इसका आंसर हो जाएंगे पर्सी ब्राउन। 1 का हो गया 3। दूसरा है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, तो आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया जो है इसका हो जाएंगे कैथरीन वी एसर। अगला है वी ट्रैकिक ऑफ मुगल पेंटिंग, तो इसका आंसर हो जाएंगे मोती चंद, इसका आंसर हो जाएंगे मोती चंद। और एक लास्ट बच्चा मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, तो इसका आंसर हो जाएंगे अशोक कुमार दास। तो 1 का 3 और 2 का 4, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी ऐसा दिख रहा है, 1 का 3 2 का 4, तो ये हो जाएंगे आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो अकाल तख्त का नींव गुरु हरगोविंद के द्वारा डाले गए थे, इसे याद रखिएगा। और अर्जुन देव की बात आएगी तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया है, आदि ग्रंथ की रचना किया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था? तो हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर अबुल फजल जो है संबोधित किए थे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसमें एक ऑप्शन नंबर बी है, इसे आप लोग याद रखिएगा, लेनपुल जो है इस हुमायूं के बारे में क्या कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलते रहें, ठीक है। हुमायूं के बारे में ये कौन कहे थे? लेनपुल कहे थे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान उल अदल की उपाधि शेरशाह के द्वारा धारण किए गए थे। शेरशाह जो है भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। और इसके अलावा सन की दंडी का भी प्रयोग किए थे, याद रखिएगा, भूमि को मापने के लिए। कौन? तो शेरशाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासन में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण था? तो कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण था विजयनगर के शासन में। अगला है, संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो भारतीय यूरोपीय पद्धति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दर
निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो इसकी मजदूरी दर जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित की जा सकती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया था? कृषकों को तकावी ऋण, तो मुर्शिद कुली खां। कौन प्रदान किए थे? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन ये मुगल बादशाह को राजस्व जो है नियमित रूप से भेजा करते थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां, इसका आंसर तो आपका मुर्शिद कुली खां था ही, अलवर्दी खां। तो अलवर्दी खां जो है फ्रेंड, इन्होंने मुगल बादशाह को राजस्व भेजना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसलिए अलवर्दी खां के समय में जो बंगाल है एक शक्तिशाली और आर्थिक संपन्न हो चुका था बंगाल, इसलिए बंगाल को उस समय भारत का क्या कहा जाने लगा था? स्वर्ग कहा जाने लगा था। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो मुर्शिद कुली खां है, ये अपनी राजधानी ढाका से कहाँ लाया था? तो मुर्शिदाबाद लाए थे। मुर्शिदाबाद लाए थे। और ये मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये कभी कभी पूछता है, तो भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? तो गिरिया के युद्ध में जो अलवर्दी खां है, सरफराज का यह हत्या करके बंगाल का नवाब बने थे। गिरिया का युद्ध हुआ कब था? तो 1740 ईस्वी में, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की? तो नौसेना बोर्ड की स्थापना टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? हम लोग पिछले सेट में भी पढ़े हैं, ये जो जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ है, ये 1806 ईस्वी में हुए थे। और अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, शब्दों से नहीं? तो इसका आंसर हो जाएंगे रिपन। रिपन का कहना था कि मेरा मूल्यांकन आप मेरे कर्मों से कर सकते हो, शब्दों से नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो विनियोग विधेयक का उल्लेख 114 अनुच्छेद में है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो न्यायिक समीक्षा जो है, इसे संशोधित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। बाद बाकी मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना को संशोधित कर सकते हैं। यदि मौलिक अधिकार की बात करें कहाँ से लिया गया है, तो ये USA से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, इसको याद रखिएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। और प्रस्तावना यदि पूछा जाए ये कहाँ से लिए गए हैं, तो प्रस्तावना USA से लिए गए हैं। इसके अलावा यदि प्रस्तावना का भाषा पूछे ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है, निर्वाचन से संबंधित SVEEP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्वाचन से संबंधित SVEEP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है, मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है, कुछ चोटियां और उनके राज्य के साथ मिलान सही है, यह पूछा है कौन कौन सही है। चलिए देखते हैं। दोदा बेटा तमिलनाडु ठीक है,
नंदा देवी उत्तराखंड सही है, अनाईमुदी कर्नाटक ये गलत है, सरामती नागालैंड सही है। तो अनाईमुदी कर्नाटक की जगह क्या आंसर हो जाएगा, केरल, मुख्य रूप से केरल याद रखिएगा। और कभी कभी जो है फ्रेंड इसमें पूछता है कि दोदाबेटा की ऊंचाई कितनी है, तो दोदाबेटा की ऊंचाई 2637 मीटर में है और अनाईमुदी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर में है। अनाईमुदी दक्षिण भारत का पहली ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी पूछेगा तो आपका दोदाबेटा हो जाएंगे। यदि पूछेंगे नीलगिरी की पहली ऊंची चोटी तो दोदाबेटा हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। नीलगिरी का पूछेंगे तो दोदाबेटा हो जाएंगे। चलिए, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें गलत दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन सही है, तो 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे थे। तो पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे थे, तो क्रेटिसियस युग में, इसे याद रखिएगा, क्रेटिसियस युग में। आगे है, भारत का बृहत्तम क्षेत्र निम्न में किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है। तो भारत का जो बृहत्तम क्षेत्र है वो इनसेप्टिसोल मृदा से आच्छादित है, इनसेप्टिसोल मृदा से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर सी। कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है, तो कोरापुट जो है फ्रेंड ये ओडिशा राज्य में स्थित है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है। तो अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है फिनलैंड का मैदान सही है, उत्तर यूरोप का मैदान सही है, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान सही है। तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे सभी। तो अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण क्या क्या था, फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप का मैदान और कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान, सभी सही हैं। आगे है, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियाँ, हिमानी, सागरीय तरंग जो मैदान का निर्माण करता है या होता है जिससे, उसे क्या कहते हैं। तो निक्षेपण की क्रिया के बाद जो नदियाँ द्वारा, हिमानी द्वारा, सागरीय तरंग से जो मैदान का निर्माण होते हैं उस मैदान को निक्षेप मूलक मैदान कहते हैं, निक्षेप मूलक मैदान कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है फ्रेंड चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन इसलिए देती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या होते हैं, कम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न है इसमें, निम्न में कौन असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है घर्षण बल हो जाएंगे, असंपर्क बल नहीं है, मतलब ये कैसी बल है, संपर्क बल है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। असंपर्क बल कौन कौन है, असंपर्क बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सभी असंपर्क बल के उदाहरण है, लेकिन घर्षण बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। चलिए, तो हम लोग असत्य कथन और सत्य कथन दोनों देख लेते हैं। पहला है, यह एक विसमांगी मिश्रण है, सही है। निलंबन अस्थायी होता है, ये गलत है। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएंगे कि ये जो है असत्य कथन था कि निलंबन अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आता है। तो जल में जो है फ्रेंड कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर बिलियन बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 2n बिलियन के बराबर होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मोलर बिलियन होते हैं ये 2n के बराबर होते हैं। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी
कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्री ऑयल भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर था सी। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न है, पुंकेसर अपने पराग कोश से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो कंपोजिटिकुल जो होते हैं उसमें ये परस्पर मिले होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा कंपोजिटी से। आगे है, मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होगा? वाक यंत्र के द्वारा उत्पन्न होगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, परीचकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? प्रश्न पूछा गया है परीचकली लोक नृत्य, तो इसका संबंध लक्षद्वीप से है। कहाँ से है? लक्षद्वीप से है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में किए गए थे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था? राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे 1948 से 49। 1948 से 49। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों साथ साथ बनी रहे तो क्या कहलाएगी? जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ होते हैं उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में युवा जो शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? युवा अर्थशास्त्री का नाम पूछा है तो के.एन. राज थे। इसका क्या आंसर हो जाएंगे? के.एन. राज, इसे याद रखिएगा। आपको बताना होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखिए, इसमें कुछ कलर दिए गए हैं, कलर कोड, और आपको उसकी कार्य की प्रकृति बताना है और क्या सुमेलित है, सही सुमेलित है, ये भी देखना है। देखिए, ब्लू कॉलर जो होता है ये शारीरिक श्रम से संबंधित है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति ब्लू कॉलर जोन में आते हैं। आगे है गोल्ड कॉलर। गोल्ड कॉलर जो होंगे जो ये अत्यधिक कुशल श्रमिक होंगे, ये भी सही है। रेड कॉलर जो होगा ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणवत्ता उपकरण है? तो शाख नियंत्रण का गुणवत्ता उपकरण जो है मार्जिन आवश्यकताएं, मार्जिन आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार क्या है? तो आर्थिक विकास की व्याख्या का जो आधार होता है इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आर्थिक कल्याण और प्रति व्यक्ति आय, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, क्या क्या? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आर्थिक कल्याण और प्रति व्यक्ति आय, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएंगे श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए, श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पूछा गया है फ्रेंड, तो इसका ईस्वी भी हम लोग देखेंगे। पहले आंसर देख लेते हैं।
नवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रधानमंत्री ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है, इसकी शुरुआत वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था, इसको याद रखेंगे। और इसी समय अन्नपूर्णा योजना का भी शुरुआत किए गए थे, इसी समय अन्नपूर्णा योजना का भी शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा दोनों। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अन्नपूर्णा योजना दोनों 2000 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसे तो नोट ही कर लीजिएगा, आगे एग्जाम में टपक सकता है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे संजय बारू, ऑप्शन नंबर डी, संजय बारू, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? तो बुध ग्रह पर 144 kg होगा, इसे भी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि पृथ्वी पर आपका भार 38 kg है तो बुध ग्रह पर आपका भार कितना होंगे? 144 kg। प्रश्न संख्या 46 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, लिख लीजिए इसको। प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्य को छोड़कर अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो 4 राज्य में नहीं है, जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? यूराल पर्वत जो है बलित पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुराने बलित पर्वत, पुराने बलित पर्वत। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। प्रश्न है बादलों का आकार किस पर निर्भर करेगा? तो जितना वाष्पीकरण होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण चक्र पे ये निर्भर करेंगे। आगे है बारिश के साथ यदि हिमपात होती है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? बारिश के साथ यदि हिमपात होंगे, एक तो बारिश हो रही है और हिम गिर रहा है, मतलब बर्फ गिर रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा बर्फीली बारिश। क्या हो जाएंगे? बर्फीली बारिश। आगे है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कहाँ स्थित है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है। चलिए कुछ अस्मरणीय तथ्य को हम लोग देखते हैं जल्दी से। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण कौन करवाए? राजराज प्रथम। ये चोल प्रशासन जो है इसमें भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम और निम्न पदाधिकारी को सेरुंदरम कहते थे, याद रखिएगा। उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंदरम कहते थे। जो संपूर्ण चोल मंडल है यह 6 प्रांत या 6 मंडल में विभक्त किए गए थे। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग था, इसे भी याद रखिएगा। उस समय ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। उसे क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। चोल काल में पूछा जाता है कलंजू क्या था? तो सोने का सिक्का थे, सोने का सिक्का थे। लास्ट का तो प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ये 4 प्रश्न जो है लास्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलंजू याद रखिएगा, चोल काल में सोने के सिक्के थे। तमिल साहित्य का त्रिरत्न सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन तमिल साहित्य के त्रिरत्न नहीं है? तो 3 ऑप्शन ये रहेंगे, इससे एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो याद रख लीजिए तमिल साहित्य का जो त्रिरत्न है कंबन, ओट्टनकुट्टन और पुगलेंदी है। कौन कौन है? कंबन, ओट्टनकुट्टन और पुगलेंदी। और बोलेंगे कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो पम, पोन्न और रन, पम, पोन्न और रन, याद रखिएगा। विष्णु के उपासक कौन हैं? अलवार। जो विष्णु के उपासक संत थे वो अलवार कहलाएं, और जो शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे वो नैनार कहलाएं। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि विष्णु के उपासक संत अलवार और जो नैनार थे वो किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे, याद रख लीजिएगा। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक भी शेयर किया कीजिए, ताकि वो घर बैठे अपनी तैयारी को और बेहतर
कर सके। फ्रेंड वीडियो में क्या कमी है आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि अगले वीडियो से उसे हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।